एसएमई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों का रुझान तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन वैल्यूएशंस को लेकर कहीं बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा है, कंपनी कितनी कंप्लायंट है, तमाम तरह के इश्यूज़ रहते हैं, इसलिए बहुत बार लोग हिचकते हैं। इस वजह से इसको लेकर अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और हमारे साथ इम्पिटस अर्थसूत्रा के PR दिलीप सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, सबसे बड़ा चैलेंज एसएमई सेक्टर के लिए क्या होता है? क्यों एसएमई कंपनियों में निवेश से पहले लोग घबराते हैं? कैसे उस मिथ को दूर करना चाहिए? एसएमई कंपनीज़ के बारे में जानकारी लोगों के पास बहुत कम है। जैसे लार्ज कंपनीज़ के बारे में आप सोचोगे NSE BSE में जो मेन प्लेटफॉर्म में जो लिस्ट हुआ है कंपनीज जो है, उनका काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, काफ़ी बैकग्राउंड चेक आप आराम से कर सकते हो, और काफ़ी सारा रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रैक करते हैं। तो जो लार्ज कंपनीज़ का जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को जो जितना अवेलेबल है एसएमईज कंपनीज़ के बारे में उतना अवेलेबल नहीं है। कवरेज कम क्यों है? क्यों एसएमई कंपनी को कवर कम किया जाता है? मुझे नहीं लगता है कि वो कवरेज कम हो रहा है। ये क्या है कि जब भी मीडिया के पास बैंडविड्थ कम रहता है तो लार्ज कंपनीज इतना सारा इंडिया में 8,500 कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज NSE और BSE प्लेटफॉर्म में हैं। 1400 से ज़्यादा, जैसा BSE के डिप्टी VP कह रहे थे कि 1400 से ज़्यादा एसएमई कंपनी की लिस्ट हो गई है। एसएमई भी है, बट लार्ज कंपनीज को ट्रैक करते करते मेरे ख्याल से सब चैनल्स का बैंडविड्थ खत्म हो गया। इसलिए एसएमई, हर लार्ज कंपनी पहले एक SME MSME था। हाँ, तो अभी ना कभी तो एसएमई रही होगी। तो अभी क्या है कि विजिबिलिटी, जिसको जो इन्वेस्टर को जानकारी लेना है वो प्रमोटर से बात कर सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द 50% SMEs का ओनरशिप फैमिली ओन्ड कंपनी रहेगा। ओनरशिप फैमिली के अंदर ही रहेगा। तो एक प्रोफेशनल सेटअप होगा और प्रोफेशनल्स अलग अलग डिविजन्स हैंडल करेंगे, तो शायद विजिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा, लोगों का भरोसा भी उसके ऊपर ज़्यादा रहने का चांसेस है। ओके, आप लोग या आपकी कंपनी या आपकी जैसी जो भी यहाँ पे फर्म हो गए, फंड मैनेजर्स हैं, वो जब एसएमई कंपनियों की जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या क्या देखते हैं, कैसे तैयार करते हैं? कोई भी कंपनी में देखने के पहले हम 5 पैरामीटर्स को फोकस करते हैं। एक जो है क्वालिटी ऑफ प्रमोटर, फर्स्ट P। सेकंड P इज कंपनी कौन चला रहा है, प्रमोटर से चला रहा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट चला रहा है। सो सेकंड P इज पीपल हु आर रनिंग द कंपनी। थर्ड P इज प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये प्रोडक्ट एंड सर्विस का कितना लाइफ होगा, 10 साल 15 साल वो बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड फोर्थ P इज प्राइसिंग पावर। वो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है क्या, वेदर दे आर एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स एट अ प्रॉफिट एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने वाला कंपनी है क्या। एंड फोर्थ P है प्राइस एंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। सो ये 5 P जो है वो पूरा 5 P को टिक मिलेगा, तब जाके हम उसको एक क्वालिफाइड कैंडिडेट मानते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो इन्वेस्टर्स को भी यही 5 पैरामीटर्स पे देखना चाहिए किसी भी एसएमई कंपनी में? या इन्वेस्टर्स के लिए और भी कोई सलाह है तो दे दीजिए। वो जब भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे किसी भी एसएमई कंपनी में, तो क्या क्या देखना चाहिए उन्हें? एसएमई हो कि लार्ज कैप कंपनी हो, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तभी वहाँ पे सिर्फ रिटर्न नहीं मिलता है, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ओनरशिप ऑफ इक्विटी इज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कंपनी के बारे में, वो बिजनेस के बारे में आप पूरा उसका समझे पहले, और उसका प्रॉस एंड कॉन्स समझे, उसके बाद उसमें निवेश करें, क्योंकि आप बिजनेसमैन की तरफ सोचना चाहिए। ओके, आमतौर पे जब लार्ज कैप कंपनीज की बात आती है तो कहीं भी सर्च करें तो आसानी से बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं, लेकिन एसएमई कंपनीज उन स्टॉक्स के बारे में उतनी डिटेल नहीं मिल पाती है। अगर किसी को एक्सेस चाहिए उन डिटेल्स का, तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे जो आपको लगता है कि सही है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी वहाँ से गाइडेंस मिल पाएगा? मैं वो प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। मैं प्रमोटर्स को डायरेक्टली मिलता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ, उनका कंपनी का डेटा पूरा उनसे डायरेक्टली ले लेता हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता हूँ। तो एसएमई कंपनीज़ में लार्ज कैप कंपनीज है या वेल नोन कंपनीज है तो उनके इन्फॉर्मेशन सब जगह पर मिल जाता है। बट जो नॉर्मल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है, उनको देखना चाहिए कि एसएमई कंपनी का प्रमोटर कहाँ पे, कितना साल से, उनके पूरे विजन को देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए कंपनी कितना साल से वो पर्टिकुलर सर्विसेज में या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, वो पूरा जानकारी लेना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके। बहुत सारे प्रमोटर्स को लेकर भी सवाल उठते हैं, बहुत सारे, कई बार वैल्यूएशंस को लेकर भी सवाल उठते हैं। मार्केट में कहा जाता है कि एसएमईज में बबल क्रिएट होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज के वैल्यूएशन पे भी सवाल उठे हैं, मर्चेंट बैंकर के भी कामकाज में सवाल उठे। आप लोगों ने भी ये चीज़ें फाइंड आउट की, आपकी फाइंडिंग्स भी इस तरह की रही हैं क्या?
मैंने स्पेसिफिकली रिसर्च नहीं किया, बट जब भी इंफॉर्मेशन कम रहता है वहाँ पे रॉन्ग परसेप्शन बनने का चांसेस ज़्यादा है। हाँ हाँ, रॉन्ग परसेप्शन बनने का ज़्यादा है। जहाँ पे रॉन्ग परसेप्शन है वहाँ पे वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है, अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है। ओके। जो कंपनीज़ को ऑलरेडी काफ़ी सारा लोग रिसर्च किया हुआ है, वेल रिसर्च कंपनीज़ है, वहाँ पे वो जजमेंट एरर होने का चांसेस बहुत कम है, जो छोटा कंपनीज़ में ज़्यादा होने का गुंजाइश है। ओके, एसएमईज में सबसे बड़े जो रिस्क फैक्टर्स है वो आप क्या देखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, ओके, सिंगल ओनरशिप ज़्यादा है, और मतलब क्लाइंट बेस भी होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, जियोग्राफी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क सबसे ज़्यादा है। अगर किसी ने सोच लिया नहीं मुझे एसएमईज पे ही फोकस करना है, तो कैसे शुरुआत करना चाहिए और क्या क्या उन्हें देखना चाहिए? एक रिटेल इन्वेस्टर्स को गाइड कीजिए। एसएमई मतलब वो वो टर्मिनोलॉजी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो देखना चाहिए कि आपको कौन सा बिजनेस समझ में आता है। एज एन इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हो तो आपको कौन सा बिजनेस समझ में आता है। Okay. वो बिजनेस एसएमई के अंदर हो, लार्ज कैप कंपनीज में अंदर हो, वो बिजनेस में कौन सा कंपनीज लिस्टेड है और वो कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3-4-5 साल में क्या कैसे रहा, और वो बिज़नेस के बारे में उसका पॉलिसीज़ को ट्रैक करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या है, उनका वो जो कोई टेल विंड है, मतलब वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लाया तो शायद बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ सकता है। तो इन्वेस्टर्स काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही, जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कम है उसके बारे में और रिसर्च, डिटेल में रिसर्च करना इन्वेस्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिना जानकारी इन्वेस्ट करें और उसमें पैसा जाने का चांसेस है, और पैसा जाने के बाद एसएमई के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर या मर्चेंट बैंकर के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। खुद का रिसर्च कायम रखना चाहिए, उसके बाद वो इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आपके एडवाइजर्स के अलावा खुद की भी रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं। सर, एक सवाल मेरा ये होगा, क्या आपको लगता है कि एसएमई कंपनीज के लिए अलग से रेटिंग एजेंसीज होनी चाहिए? कॉमन रेटिंग एजेंसी नहीं हो कि वही लार्ज कैप को भी रेट कर रही हैं, वही एसएमईज को भी कर रही है, ताकि रेटिंग एजेंसी भी वहाँ पर लायबल हो, वो अकाउंटेबल हो। आपको लगता है अगर इस तरह से अगर हम एक पूरा सिस्टम सेटअप करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी आसानी होगी और उनके लिए भी ज़्यादा एक्सेस हो पाएगा, कैपिटल का ज़्यादा एक्सेस हो पाएगा, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा? देखिए, ये कुछ इन्वेस्ट करना कोई मेनू कार्ड देख के खाना ऑर्डर करने जैसा नहीं है। हाँ, तो कोई रेटिंग एजेंसी का रेटिंग देख के या और किसी का रिसर्च रिपोर्ट देख के हम खाना ऑर्डर नहीं फर्स्ट हैंड तो आपको एक चीज़ें मिल जाएगी ना, कि एक इन्फॉर्मेशन है कि ठीक है अब मैं शुरुआत कर सकता हूँ। 1400 कंपनी में 1400 तो मैं देख नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, बट वो कंपनी, वो 1400 कंपनी काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में होगा। तो आपको ये समझना है कि आपको कौन सा इंडस्ट्री। तो पहले मैं रेटिंग के आधार पे उसे टॉप डाउन या बॉटम डाउन अप्रोच के तहत मैं कुछ निकाल तो लूंगा कंपनीज की। चलिए, ये 100 कंपनीज है। मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि जोमेटो का रेटिंग देख के मैं खाना ऑर्डर करूंगा तो शायद डिप्रेशन भी हो सकता है। तो मैं खुद का रिसर्च करूंगा, कौन सा रेस्टोरेंट में क्या क्यूजीन अच्छा है, उसके बाद ही मैं ऑर्डर करूंगा। तो मैं कोई रेटिंग के साथ इन्वेस्ट करने का कोई एडवाइस नहीं दूंगा। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, आप व्यस्त हैं अभी। जाते जाते हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? हाँ, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में पूरा जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। कोई भी छोटा कंपनी हो कि बड़ा कंपनी हो, पूरा जानकारी लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, क्योंकि अपसाइड शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हो, अपसाइड रिटर्न जो है, जितना रिटर्न आप पा सकते हो वो भी अनलिमिटेड है, कितना पैसा जा सकता है वो भी अनलिमिटेड है। ओके, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों अनलिमिटेड तो है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, वो कंपनी के बारे में पूरा जानकारी लिया, उसके बाद आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया, तो शायद आपको रिस्क मिटिगेट करने का, रिस्क कम करने का चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आपने वक्त निकाला, हमारे इन्वेस्टर्स को गाइड किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।